आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। मोतिहारी से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक में भीषण डकैती की खबर है और 40 लाख रुपयों की लूट की गई है। 5 अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है और खबर यह है कि ये सभी अपराधी बाइक पर सवार होकर आए थे जिन्होंने बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया। 5 अपराधी थे जिन्होंने बैंक में लूट की है। आईसीआईसीआई बैंक जहां पर बाइक सवार अपराधियों ने धावा बोल दिया, 40 लाख रुपए लूटे हैं। मोतिहारी से इस वक्त की बड़ी खबर और लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल है कि आखिर कहां थी पुलिस और पुलिस अभी तक क्या पता लगा पाई है। मुकेश हमारे साथ फोन लाइन पर। मुकेश, क्या खबर है और अभी तक पुलिस क्या पता कर पाई है? जी, पुलिस मौके पर पहुंची है और घटना के तत्काल बाद पुलिस पहुंची है और जांच शुरू किया है। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और उसके बाद से अपराधियों की पहचान के बारे में बताया जाता है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही किया जाएगा। 5 की संख्या में अपराधी थे, बाइक पर सवार थे और जिसमें 4 अपराधी अंदर घुस, जिसमें एक के बारे में बताया जाता है कि वह मास्क या चेहरा को ढके हुए था, बाकी 3 के चेहरे खुले हुए थे। वैसे अपराधियों की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है और उसके बाद से ही स्पष्ट हो पाया कि कितने अपराधी थे, कौन कौन थे शामिल और कितनी की लूट के बारे में ब्रांच मैनेजर से हमारी बात हुई है। ब्रांच मैनेजर का कहना है कि 40 लाख करीब रुपए की लूट हुई है। जो अपराधी भागे, कहां पर ये बैंक कहां पर है और क्या वहां से कितने रास्ते निकलते हैं, इसके बारे में क्या कुछ आप बता पाएंगे? क्योंकि अपराधी जिस तरफ निकले, क्या पुलिस उस रास्ते तक भी तहकीकात कर रही है? जी विवेक, यह जो है, जो यहाँ से 4 रास्ते खुलते हैं और उसी चौराहे पर हनुमान नगर चौराहा बुलाया जाता है और वहाँ पर बैंक है और वहाँ से 4 रास्ते हैं। एक केसरिया, फिर कल्याणपुर, मोतिहारी और फिर मुजफ्फरपुर जाने वाली रास्ता है और उस चौराहे पर ही है, मुख्य चौराहा है यहाँ पर। और अपराधी भागे हैं केसरिया की ओर, केसरिया से साहेबगंज होकर के इनके जो रास्ता है उसी रास्ते में लोग भागे हैं। पुलिस उस रास्ते में अपने बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारियों के लिए। तो ये पूरी जानकारी जो हमारे सहयोगी बता पा रहे थे कि 4 रास्ते खुलते हैं, चौराहे पर यह बैंक है जहां पर भीषण डकैती को अंजाम दिया गया है। 40 लाख रुपयों की लूट की गई है और ये खिजरिया के रास्ते अपराधी भाग निकले। हालांकि पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई और जांच होगी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद रहे। खबर है कि इस बैठक में सीएम नीतीश को बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है और मिली है, जिसमें नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एकजुट करेंगे। यह जिम्मेदारी नीतीश कुमार के कंधों पर डाली गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दक्षिण भारत के बड़े नेताओं से बात करेंगे, जबकि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी अन्य समान विचारधारा वाली पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश करेंगे। इस बैठक के बाद सभी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और मिशन 2024 को लेकर एकजुटता दिखाई है। हम लोगों ने चर्चा कर ली और जो आपको बताया अभी, तो इन्होंने जानकारी दे ही दी है कि अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करें और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे। सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिल करके चलेंगे। ये बात तय हो गई है और इन सब चीज़ों को लेकर के ये भी कई लोगों से बातचीत हुई है, हम लोगों की बात हुई। हम लोग फिर एक बार आज जो बात हो गई है, अंतिम तौर पर बात हो गई है, अब उसी के आधार पर फिर हम लोग कर लेंगे और जितने लोग एग्री करेंगे तो सब लोगों को फिर हम लोग बैठ करके आपस में आगे का निर्णय तय करेंगे। खड़गे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा कि ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। आपने सवाल पूछा कितने ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करना है। देखिए, ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो
देश पर आक्रमण हो रहे थे, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। हम यहाँ पर एक ऐसी ऐतिहासिक मीटिंग की और बहुत सी चीज़ें हम चर्चे में लाए और एक हम सभी ने मिलकर तय किया कि सभी पार्टियों को एकजुट करना और एक होकर आगे जो चुनाव आएंगे उस चुनाव में एकजुट दिखाकर लड़ना। तो ये हमारा निर्णय हुआ है और हम सभी मिलके उसी रास्ते पे काम करेंगे। और नीतीश जी, राहुल साहब, तेजस्वी जी और लल्लन सिंह जी, सभी हमारे जो नेतागण यहाँ बैठे हैं, उसी लाइन पे हम काम करेंगे और हम पूरा इसमें यश साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सबसे बात हो रही है और उनसे भी बात हो जाएगी, उनको भी आदरणीय खड़गे साहब बुला के बात करेंगे। सर, लेकिन पवार साहब की तरफ से अरे कोई इधर उधर नहीं जाने वाला है, सब लोग इसी। जो भूमिका निभाएंगे, क्या वो नीतीश जी निभाएंगे आप लोगों की विपक्षी एकता के बीच, या कोई और चेहरा? नीतीश जी बड़े नेता हैं, बड़े चेहरा हैं इंडियन पॉलिटिक्स के, तो उनको अपनी भूमिका का निर्वहन करना होगा। और दिल्ली से हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया जुड़ चुके हैं। रवि, सब कुछ कह दिया लेकिन वो फार्मूला नहीं बताया, वो एक सोर्स उन्होंने नहीं क्लियर किया कि आखिर किस बिंदु पर मिले, क्योंकि इससे पहले जो खबरें चलती रही है इनकी इनसे नहीं बनती है, इनके साथ आना नहीं चाहते, तो कई पार्टियां हैं और इनका कहना है कि ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को लाएंगे। कौन कौन आएंगे ये नहीं, ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को लाना है। तो जरूरी ये होगा कि वैसी क्षेत्रीय बड़ी पार्टियां आए, बड़े नेताओं के साथ आए, बड़े चेहरों के साथ आए, जिनसे कुछ बात निकले, जिनसे आगे की रणनीति बने, तो उसका फायदा पहुंचे। आज जो चारों नेताओं ने जो बात कही, उसे देखते हुए क्या निष्कर्ष निकलता है? चलिए, समान विचारधारा वाली पार्टी को लाने की कोशिश है। रवि की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आज जो नीतीश कुमार ने, राहुल गांधी ने और सभी लोगों ने एक सुर में कहा कि ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को लाना है, लेकिन जो एक अपनी महत्वाकांक्षा है उसे कैसे दूर कर पाएंगे, क्योंकि सभी ने अपने अपने तरीके से प्रयास करना शुरू कर दिया है। लेकिन पहला कदम नीतीश कुमार ने रखा है। रवि हमारे साथ इधर नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने निशाना साधा। विजय सिन्हा ने कहा कि सीएम नीतीश अपना घर जलाकर दूसरा घर जलाने के लिए निकले हैं। अपना घर जलाकर चले हैं दूसरे के घर जलाने। बिहार के अंदर, बिहार शरीफ, नालंदा, सासाराम की आग बुझी नहीं। लाखों नौजवान रोड पर आकर के खड़े हो गए। आपके गलत नीति के कारण उसकी आवाज लाठियों से आप बंद करने का प्रयास कर रहे हैं और बिहार छोड़कर दिल्ली आ गए। पलटू राम आपका नाम तो पढ़ ही गया है, अब कहां कहां जाके पलटी मारेंगे और बिहार की बदहाली को और कितना बढ़ाएंगे। और अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं रवि, आप हमें अगर सुन पा रहे हैं, सवाल यही है कि अभी देखिए विपक्ष के जो सुर हैं वो आने शुरू हो गए, बिहार से आवाजें आनी शुरू हो गई हैं। सवाल ये है कि आखिर कैसे, किस फॉर्मूले पर? देखिए विवेक, जब संसद का सत्र चल रहा था उस दौरान तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद चल रही थी और रोजाना एक बैठक होती थी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में, जिसमें तमाम समान विचारधारा वाली पार्टी के नेता एकजुट होते थे। आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ी बैठक विपक्ष की होने वाली है और सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को विपक्षी दलों का कन्वीनर बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ उनको जिम्मेवारी दी गई है, जो समान विचारधारा वाली पार्टी के लीडर्स हैं उनको अपने साथ लाने की जिम्मेवारी दी गई है। दक्षिण भारत के जो लीडर्स हैं उनसे बात करने को लेकर अगर बात करें तो नीतीश के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे स्वयं बात कर रहे हैं। उन्होंने पिछले सप्ताह एमके स्टालिन जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके के नेता, उनसे बात की थी। उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना के नेता है, महाराष्ट्र आते हैं, उनसे बात की थी। नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनसे बात की थी। तो एक प्रक्रिया है जो शुरुआत हुई है कि 2024 में कैसे जो तमाम समान विचारधारा वाली पार्टी के लीडर्स हैं उनको एक साथ लाया जाए। कल भी
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से एक लेख लिखा गया था, जिसमें कहा गया था और जोर दिया गया था कि 2024 में अगर हमें लड़ाई लड़नी है तो सभी विपक्षी दलों उनको एक साथ आना होगा। एक साथ आने के लिए जिम्मेवारी उसी कवायद में आज बड़ी बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद थे, साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। तो एक खाका तैयार किया जा रहा है 2024 के लिए कि कैसे 2024 में सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट किया जाए और एकजुट होकर लड़ाई लड़नी है। इसी के लिए बैठक बुलाई गई थी और ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में एक बड़ी बैठक विपक्ष की हो सकती है और उस बैठक में घोषणा की जा सकती है कि नीतीश कुमार को विपक्षी दलों के कन्वीनर हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारियों के लिए। इससे पहले सीएम नीतीश तेजस्वी यादव के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित आवास पहुंचे, जहां उन्होंने तेजस्वी यादव की बेटी और पत्नी से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तेजस्वी ने ट्वीट कर बताया कि सीएम नीतीश ने सुपुत्री कात्यायनी को अपना प्यार और आशीर्वाद दिया। इधर जेडीयू के ऑफर पर चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया। चिराग ने कहा कि फिलहाल किसी भी पार्टी से गठबंधन का फैसला नहीं लिया गया, चुनाव आएगा उस वक्त देखा जाएगा। साथ ही चिराग ने सीएम नीतीश की विपक्षी एकता की मुहिम पर निशाना साधा। चिराग ने कहा कि बिहार जल रहा है और सीएम नीतीश यात्रा पर हैं। के आसपास गठबंधन पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। फिलहाल किसी गठबंधन का हिस्सा बनना हम लोग की सोच में भी नहीं है। प्राथमिकता पार्टी के संगठन को, पार्टी के जनाधार को मजबूत करने की है। अच्छी बात है, जलते हुए बिहार को छोड़कर वो गए हैं। ये दर्शाता है कि उनके लिए उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के सामने कुछ और मायने नहीं रखता। आज जब उनकी ज़रूरत शास्त्री नगर में आगजनी से सड़क पर आए लोगों की होनी चाहिए, ऐसे में वो विपक्ष को एकजुट करने और अपने प्रधानमंत्री बनने के सपने को आकार देने वो दिल्ली गए हैं। मोदी सरनेम वाले लोगों पर राहुल गांधी की टिप्पणी के बाद उनकी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और ही इस मामले में सुशील मोदी की तरफ से मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। सुशील मोदी के वकील ने कहा कि अगर राहुल गांधी 25 अप्रैल को पटना कोर्ट में अपना बयान नहीं दर्ज कराते हैं तो उनकी बेल कैंसिल हो जाएगी। उपस्थित थे, 2-3 वकील थे, उसमें अंशुल कुमार थे मुख्य तौर पर। उन्होंने कोर्ट को अंडरटेक, सब लोग एकदम हाथ ऊपर करके न्यायालय में उनको 18 तारीख को जरूर उपस्थित कराया। इसी के बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ आज कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की और आज उनका जमानत रद्द नहीं किया और कहा है कि 25 को वो अवश्य हाजिर रहे, अन्यथा उनका बेल बॉन्ड कैंसिल कर दिया जाएगा। 25 अप्रैल 25 को उनको आना होगा। 25 को उनको आना होगा। कोई रिलीफ नहीं मांगा था, हमने एक तारीख मांगी थी। तारीख मांगी थी कि आज नहीं 25 तारीख तक हमें मौका दिया जाए। 25 तारीख को वो आएंगे, राहुल गांधी आएंगे। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने हमारी बात मान ली, 25 को आएंगे। आना चाहिए। पीएम मोदी ने राजस्थान को पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पहले राजनीति के हिसाब से ट्रेनें चलती थी, रेलवे को राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि हालात ये थे कि गरीब की जमीन छीनकर उन्हें रेलवे में नौकरी का झांसा दिया गया। रेलवे के आधुनिकीकरण में राजनीतिक स्वार्थ हावी रहा। राजनीतिक स्वार्थ को देखकर ही तय किया जाता था कि कौन रेल मंत्री बनेगा। इन सारी व्यवस्थाओं में बदलाव 2014 के बाद आना शुरू हुआ। देश का दुर्भाग्य रहा कि रेलवे जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था जो सामान्य मानवी के जीवन का इतना बड़ा हिस्सा है, उसे भी राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया था। आजादी के बाद भी भारत को एक बड़ा रेलवे नेटवर्क मिला था, लेकिन रेलवे के आधुनिकीकरण पर हमेशा राजनीतिक स्वार्थ हावी रहा। राजनीतिक स्वार्थ को देखकर तब यह तय किया जाता था कि कौन रेल मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। राजनीतिक स्वार्थ ही तय करता था कि कौन सी ट्रेन किस स्टेशन पर चलेगी। राजनीतिक स्वार्थ ने ही बजट में ऐसी ऐसी ट्रेनों की घोषणा करवाई जो कभी चली ही नहीं। हालत ये थी कि रेलवे की भर्तियों में राजनीति होती थी, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था। हालत ये थी कि गरीब लोगों की जमीन छीनकर उन्हें रेलवे में नौकरी का झांसा दिया गया।
देश में मौजूद हजारों मानव रहित क्रॉसिंग को भी अपने ही हाल पर छोड़ दिया गया था। रेलवे की सुरक्षा, रेलवे की स्वच्छता, रेलवे प्लेटफॉर्म की स्वच्छता, सब कुछ नजरअंदाज कर दिया गया था। इन सारी परिस्थितियों में बदलाव 2014 के बाद से आना शुरू हुआ है। इधर पीएम मोदी के बयान पर आरजेडी और जेडीयू ने निशाना साधा। जेडीयू का कहना है कि नीतीश की विपक्षी एकता की मुहिम से पीएम हताश हो गए हैं, तो आरजेडी ने भी पीएम मोदी पर वार किया। देश में समान विचारधारा वाले दलों के एका का स्वरूप देखकर के प्रधानमंत्री जी भयभीत हो चुके हैं। लैंड फॉर जॉब पर अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन ये भूल गए कि रेलवे के हालात आज क्या है। पूंजीपति मित्रों को रेलवे उनके हाथों में दिया जा रहा है। इस देश में अडानी जैसे पूंजीपति मित्र जिनको 20,000 करोड़ का सीधा आरोप है, उस पर प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। अडानी के पकड़े जाते हैं बंदरगाहों पे, चरस पकड़े जाते हैं, लेकिन एजेंसियां वहां नहीं जाती है। एजेंसियां इस देश के अंदर में बनी है सिर्फ अपोजिशन के लिए। ये बात तो साफ है ना, सब देश जान रहा है कि प्रधानमंत्री जी इस देश की जो स्वायत्ता प्राप्त एजेंसियां उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी के विपक्षी एका के नायक, सूत्रधार और मालाकार बनकर जो उनकी मुहिम चली, प्रथम दौरे में सकारात्मक रिस्पॉन्स मिले, वो दूसरे दौरे पर है। तो इसी भाजपा को सत्ता जाने की छटपटाहट, क्योंकि बिहार फॉर्मूला से हमने कर दिखाया है, इसी फ्रस्ट्रेशन में, हताशा में वो इस तरह के बयानबाजी प्रधानमंत्री जी स्वयं कर रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पर बम होने की खबर अफवाह निकली जब एक अनजान कॉलर ने पटना एयरपोर्ट के अधिकारी को इसकी सूचना दी कि पटना एयरपोर्ट पर बम है। हड़कंप मच गया। इस खबर की जानकारी होते ही बम निरोधक टीम और स्वान दस्ता मौके पर पहुंचा और लगभग 2 घंटे तक जांच की। जब जांच में कुछ नहीं मिला तो टीम रवाना हो गई। पटना एयरपोर्ट से पूरी खबर बता रहे हैं आनंद अमृतराज। पटना एयरपोर्ट पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब पटना एयरपोर्ट के एक टर्मिनल मैनेजर को एक फोन कॉल आया और उस फोन कॉल में ये बताया गया कि पटना एयरपोर्ट पर बम है। लगभग 11:15 बजे के आसपास ये फोन की सूचना पटना एयरपोर्ट के एक अधिकारी के पास पहुंची और उसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी पटना एयरपोर्ट डायरेक्टर को दी और उसके बाद पटना एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जानकारी पटना के एसएसपी को दी और उसके बाद कुछ ही देर के बाद पटना में बम स्क्वाड की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम पटना एयरपोर्ट पर पहुंच गई और लगभग 1.5 से 2 घंटे तक सघन जांच की गई और उसके बाद जब पूरी तरीके से बम स्क्वाड की टीम संतुष्ट हो गई कि पटना एयरपोर्ट पर ऐसा कुछ नहीं है, उसके बाद बम स्क्वाड की टीम यहां से रवाना हो गई। लेकिन चूंकि ये कॉल 11:15 बजे के आसपास आया था और उसमें इस बात की जानकारी दी गई थी, तो मामले की गंभीरता को देखते हुए पटना एयरपोर्ट ने इसकी सूचना तत्काल जिला प्रशासन को दी और बिना देर किए पटना एयरपोर्ट पर बम स्क्वाड की टीम पहुंच गई और काफी देर तक जांच करने के बाद जब पूरी तरीके से टीम संतुष्ट हो गई कि पटना एयरपोर्ट पर ऐसी कुछ नहीं है, उसके बाद वो टीम रवाना हो गई। लेकिन चूंकि पटना एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी पहुंचते हैं, इस वजह से मामले की गंभीरता और भी बढ़ गई थी। लेकिन शुक्र की बात यह है कि पटना एयरपोर्ट पर जो बम की सूचना थी वो मात्र अफवाह निकली और बम जैसा चीज नहीं मिला। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद मित्राज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो अनजान कॉलर की सूचना से हड़कंप मचा था। डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाना पड़ा। बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और इसके बाद खोजबीन शुरू हुई। हालांकि टीम जब जांच कर रही थी तो इस जांच में कुछ भी नहीं मिला। तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक माहौल ऐसा बना कि यहां पर बम है और इस सूचना के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। हालांकि सुरक्षा बल वहां पर सीआईएसएफ के मौजूद थे, उन्होंने वहां से भीड़ को हटाया और उसके बाद जांच शुरू हुई। लालू परिवार पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। कल तेजस्वी से पूछताछ के बाद आज लालू की एक और बेटी रागिनी यादव को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। लालू की बेटी से ईडी के दिल्ली स्थित मुख्यालय में पूछताछ चल रही है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं शंकर आनंद। प्रसाद यादव की जो एक छोटी बेटी हैं वो आज पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए आई हैं और ईडी मुख्यालय में इस वक्त में लालू प्रसाद यादव की जो छोटी बेटी है वो अंदर जाते हुए, और जिस तरह से अगर देखा जाए जमीन के बदले नौकरी देने का जो मामला है, इस मामले में केस रजिस्टर्ड किया और
उसके बाद जिस तरह से इस मामले में लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हो चुकी है, राबड़ी देवी हैं उनसे पूछताछ की जा चुकी है, इसके साथ साथ इस मामले में तेजस्वी यादव से कल पूछताछ हुई। आज जो है तेजस्वी यादव जो है उनकी बहन आई है पूछताछ करने के लिए, उनको बुलाया गया है। और कहा जा सकता है कि जैसे जैसे इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, कई लोगों को लगातार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। तो इस वक्त में देखा जा सकता है अपने वकील के साथ उनकी बेटी जो है अंदर जाते हुए, और जिस तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले में लगातार पूछताछ का जो दायरा है वो काफी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जमीन के बदले नौकरी देने मामले में जिस तरह से कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, और इसके बाद अब इस मामले में लगातार पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। पिछले 25 मार्च को ही मीसा भारती से पूछताछ हुई, और जिस तरह से बकायदा इस मामले में तमाम पूछताछ के बाद तमाम जानकारियों को इकट्ठा किया जा रहा है, तमाम सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है, उसी के आधार पर ये आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट मुनमुन सिंह के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली।